दोस्तों आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस एपिसोड में हमें ये बताया जाएगा कि पिंगान की अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। निंग्याओ ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है ताकि वो पिंगान को पावरफुल बना सके। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था कि युजुई कोई मामूली लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है जिसे हेवन से निकाल दिया गया था। और उसे निकालने के बाद जैसे ही वो इस गाँव के अंदर आई थी, यहाँ पर आने के बाद पिंगान ने उसकी मदद की थी क्योंकि उस टाइम वो उसे कोई मामूली सी लड़की लग रही थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर युजुई ने पिंगान की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर लिया। उसके बाद से ही पिंगान काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। यही वजह थी कि मास्टर युजुई से कह रहे होते हैं कि तुमने पिंगान के साथ अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हारी मदद की लेकिन तुमने सही नहीं किया, इसलिए तुझे कैद करके रखा गया है। जब तक युजुई सुधरेगी नहीं तब तक कि उसे कैद से आजाद नहीं किया जाएगा। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में पिंगान जो होता है वहाँ पर तालाब के पास आकर मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से लिन वहाँ पर आकर पिंगान को लात मारने वाला होता है, लेकिन पिंगान इससे बच जाता है। लिन कहता है बड़ा ही किस्मत वाला है यार तू, मुझे लगा कितना अच्छा मौका मिला, मैं यहाँ पर तुझे एक घसीट के किक मारता लेकिन तू बच गया, चल आज तेरी किस्मत अच्छी थी। तुझे पता है ना कि मास्टर रुआन ने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया है, मैं उधर ही से आ रहा हूँ, तुझे यहाँ पर देख कर मैं हैरान हो गया कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। आज चल मैं तुझे पूरे इलाके की सैर कराता हूँ। तुझे सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, न जाने इस ब्रिज के अंदर ऐसी क्या खासियत है, लेकिन मास्टर रुआन मुझे कभी भी इस ब्रिज के आगे जाने की परमिशन नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी मैंने अगर इस ब्रिज के आगे जाने की कोशिश की तो मेरी टांगे तोड़ देंगे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है उस ब्रिज के आगे जाने का, आज तू मेरे साथ है ना तो तेरे साथ चलकर ही देख लेता हूँ कि आगे क्या है। जिसके बाद वो पिंगान को घसीटते हुए ब्रिज के पास ले आता है, लेकिन जैसे वो दोनों वहाँ पर आते हैं उन्हें ब्रिज के दूसरी साइड ब्रदर सॉन्ग दिखाई देता है। उसी के साथ वहाँ पर गुआन भी खड़ा हुआ था। ब्रदर सॉन्ग को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर लिन हैरान रह जाता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया ना। ऐसा लग रहा है ये कि आसमान में ही किसी को देखकर ग्रीड कर रहा है और उसके सामने झुक रहा है। इतना अगर ये मेरे सामने झुका होता ना तो कब का मैं मास्टर होता तो अपना डिसाइपल बना लिया होता। लेकिन पिंगान उससे कहता है कुछ मत करना यहाँ पर, तुम्हें पता है उसके बाजू में जो गुआन नाम का आदमी खड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। निंग्याओ ने मुझे उससे दूरी बनाकर रखने का है, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम के पास मत जाओ। मुझे यहाँ पर और ज्यादा टाइम तक के रहना सही नहीं लग रहा, हम दोनों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं कोई बिला वजह की मुसीबत अपने सर पर नहीं लेना चाहता। लिन वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन तब भी पिंगान के कहने पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद गुआन जो होता है ब्रदर सॉन्ग से कह रहा था तुम्हें पता है मैंने इस टाउन की अच्छे से जानकारी निकाली है, करीब 3000 साल पुराना ये टाउन है। 3000 साल पहले ही यहाँ पर उस ड्रैगन को मारा गया था जो कि बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ड्रैगन है, जिसके स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से ही आज जो यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटी पाई जाती है। वो वहाँ पर ब्रदर सॉन्ग को किसी स्वॉर्ड के बारे में भी बता रहा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। ये वही स्वॉर्ड थी जिसका इस्तेमाल बहुत ही पुराने उस पावरफुल बंदे ने किया था जिसने उस ड्रैगन को मारा था। इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पावरफुल बंदे ने उस ड्रैगन को मारा होता है, लेकिन अभी तक के किसी को नहीं पता कि असल में वो स्वॉर्ड कहाँ है, जिसके पास भी अगर वो स्वॉर्ड चली जाए तो उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर वाली स्वॉर्ड आ जाएगी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो बड़े से बड़े कल्टीवेटर को खत्म कर सकता है। लेकिन अभी तक के नहीं पता कि ये स्वॉर्ड दुनिया के कौन से कोने में जाकर छुपी हुई है। ब्रदर सॉन्ग वहाँ पर गुआन से कह रहा था कि मैंने सुना है कि वो ड्रैगन मर गया, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो ड्रैगन मर गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रैगन अब भी अपना रूप बदलकर कहीं छुप कर बैठा हो। जिस पर गुआन बता रहा होता है मैं कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो बैटल 3000 साल पहले शुरू हुई थी। उस बैटल के अंदर हजारों मास्टर और कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर मारे गए थे। अब कहानियां तो यही चलती हुई आई है कि उस बैटल के दौरान वो ड्रैगन मर गया था, लेकिन अगर जैसा तुम कह रहे हो अगर आज भी वो जिंदा है ना तो वो कोई नॉर्मल तो इंसान बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे जानना और उसके बारे में पहचानना कि असल में वो कौन है और कहाँ छुप कर बैठा है बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर हो सकता है। तब ब्रदर सॉन्ग को याद आ रहा होता है कि बचपन में एक बार उसे युजुई दिखाई दी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब हरकत कर रही थी, वो काफी ज्यादा अलग लग रही होती। ये टाइम वही था जब वो ड्रैगन के रूप से हटकर एक नॉर्मल इंसान के रूप में आई थी। उसी टाइम ब्रदर सॉन्ग ने भी उसे वहां पर देखा था, जो देखकर उसे डाउट महसूस हो रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि युजुई जो मेरी नौकर है वो नौकर ना होते हुए वही ड्रैगन होगी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन माना जाता है। मैं कंफर्म तो नहीं कह रहा लेकिन मुझे हल्का फुल्का ऐसा डाउट महसूस हो रहा है। जिस पर गुआन बताता है कि जब तक कि कोई चीज कंफर्म ना होना तो ये बात किसी से मत कहना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत आगे चलकर हो सकती है। इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जिस चीज पर तुम्हें शक है उससे अपने तक ही रहो जब तक कि वो चीज कंफर्म नहीं हो जाती। मैंने पिछले सिर्फ 50 सालों के अंदर 140 कंट्री के ऊपर अपना कब्जा बना लिया है, इसलिए मेरे पास अब इतने सपोर्ट में लोग आ चुके हैं कि मैं उन सभी का इस्तेमाल करते हुए असली ड्रैगन का पता लगाऊं और उसकी सारी पावर
पावर को हासिल कर सकूं। बस मुझे लगता है कि मेरा इंतजार पूरा ही होने वाला है। मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि अगर वो ड्रैगन जिंदा है तो कहाँ है, या फिर अगर मर गया है तो उसकी पूरी मेन स्पिरिचुअल पावर कहाँ है, ताकि मैं उससे हासिल करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। मैं सारा काम तो कर लूंगा, मुझे किसी की टेंशन नहीं सिवाय एक मास्टर के, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। उसकी पावर का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ एक वो ही है। अगर वो भी मेरे साथ हो जाता तो उसके बाद मैं आसानी के साथ ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर को हासिल कर सकता था। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसी मास्टर के पास आया होता है, जिस मास्टर की बात अभी गुआन कर रहा था। वो बंदा वहाँ पर मास्टर से कह रहा होता है कि गुआन ब्रदर सॉन्ग से जाकर मिल चुका है। उसी के साथ साथ 3 इंपीरियल फैमिली जो है वो भी अब विलेज को जाने के लिए तैयार है। तो अब हमें आगे कौन सा फैसला लेना चाहिए वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो मास्टर जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहां से गायब भी कर देता है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता। बस वो वहां पर खड़े हुए कुछ चीज सोच रहा था कि आगे वो क्या कर सकता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मिठाइयाँ खा रही थी और उसके पास पिंगान आ गया था। वो असल में मास्टर रुआन की ही बेटी होती है। वो लड़की रुआन से कह रही थी कि फादर क्या हम यहाँ पर चैन पिंगान को भी डिसाइपल नहीं बना सकते क्या? हमने तो लिन को यहाँ पर शामिल कर लिया है, लेकिन आप पिंगान को डिसाइपल क्यों नहीं बनाते? जिस पर मास्टर रुआन कह रहा था कि पिंगान तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इतने ज्यादा कमजोर बंदे को आखिर मैं अपना डिसाइपल बनाकर करूंगा तो करूंगा क्या? मेरे बाकी डिसाइपल इससे नाराज हो जाएंगे कि कितने घटिया इंसान को मैंने उनके साथ शामिल कर दिया। तुम्हें पता ही है ना कि लिन हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बन के बैठा हुआ है। लिन तो एक मुसीबत है ही, मैं पिंगान को लेकर दूसरी मुसीबत पे नहीं पाल सकता। इसलिए मैंने पिंगान को डिसाइपल बनाने का विचार अपने मन से पूरी तरह से निकाल दिया है। जो सुनकर तो वहाँ पर उसकी बेटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर मास्टर रुआन से उनकी मछली छीनते हुए कहती कि आप यहाँ पर पिंगान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर ये मछली खाने का भी कोई हक नहीं है। लाओ ये मछली मुझे दे दो, मैं ही इसे खा जाऊंगी, क्योंकि ये मछली भी किसी और ने नहीं बल्कि पिंगान ने ही मुझे दी थी। जो सुनकर मास्टर रुआन हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है तुम कब पिंगान से मिली? तुम बिना मुझे बताए किस किससे मिलने जाती हो? सच सच बताओ कि तुम कब उससे मिलने गई थी। आगे से तुम कभी भी पिंगान या फिर किसी और लड़के से मिलने गई ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मास्टर रुआन की बेटी वहाँ पर कुछ भी नहीं सुनती और बड़े मजे से उस मछली को खा रही थी। जिस पर मास्टर रुआन कहता है खाओ खाओ और ज्यादा मछली खाओ, जब भैंस हो जाओगे ना तब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। जो सुनकर तो उसकी बेटी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो बेचारी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। ये देखकर मास्टर रुआन भी काफी ज्यादा उदास हो चुका था। वो कह रहा था धत यार, साला गुस्से में क्या क्या मुंह से निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। वो अपनी बेटी से कहा था सॉरी 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 मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, तुम्हें जितना खाना है उतना खा सकती हो, और चाहिए तो बोलना मैं और मछली लाकर तुम्हें दे दूंगा। दूसरी तरफ पिंगान जब आगे बढ़ते हुए अपने घर के पास जा रहा था उसे वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है जो कि आउटसाइडर थी। वो तितलियां पकड़ते हुए यहाँ तक के आ गई होती है। पिंगान उसे अपने घर पे जाने कहता है, लेकिन वो पिंगान की बात नहीं सुनती और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इसलिए पिंगान भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन बेचारा जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है अंदर से निंगयाओ एक घसीट के पंच उसे मार देती है कि बेचारा पिंगान उड़ के दूर चला जाता है। निंगयाओ ने देखा नहीं था कि सामने पिंगान है। वो बस वहाँ पर उसके पास जो एक कल्टीवेशन वाली बुक थी उसे पढ़ते हुए उसकी टेक्निक सीख रही थी। उसी के प्रैक्टिस के दौरान ही उसने बेचारे पिंगान को एक घसीट के पंच मार दिया। वो पिंगान से कहती है अरे पिंगान तुम आ गए, जरा इधर तो आओ, देखो मुझे कितनी अच्छी बुक मिली है। इसमें ना कल्टीवेशन के बारे में लिखा है और बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक वगैरह के बारे में लिखा है। मुझे लगता है कि ना तुम्हें इसमें से कुछ सीखना चाहिए। तुम इसे सीख लोगे तो उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ेगी और तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। मुझे इसमें से ना एक बॉक्सिंग वाली टेक्निक तुम्हारे लिए पसंद आई है जो कि तुम अभी शुरुआती लेवल में सीख सकते हो। इसके लिए उतना ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेशन की भी जरूरत नहीं है। तो बताओ कब से शुरू करने वाले हो ट्रेनिंग? आज से कहते हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग आज ही से शुरू करवा देती हूँ। लेकिन पिंगान कह रहा था अरे सीनियर निंगयाओ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये टेक्निक ना आगे चलकर मेरे कुछ भी काम आने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये फालतू किताबें होंगी जिसमें उल्टी पुल्टी बातें लिखी है, ऐसे इस पे यकीन करना आपको सही लगता है क्या? मुझे तो लग रहा है कि इस किताब ने आपको बेवकूफ बनाया और आप बेवकूफ बन गई। जो सुनकर निंगयाओ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा पिंगान के मुंह पे बंद करते हुए कहती है अब तो भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं सिखाने वाली। अब तुम मुझसे माफी भी मांगोगे ना तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी। चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारा पिंगान उदास हो गया था कि शायद लगता है कि मैंने यहाँ पर निंगयाओ का दिल दुखा दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। वो बेचारा उदास मन से वहीं पर खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ हम उसी 3 फैमिली के लोगों को देखते हैं जो तीनों यहाँ पर इस विलेज के अंदर आ चुके थे। इनका अभी इंटेंशन तो नहीं बताया गया कि असल में ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन वो लोग किसी न किसी खास मकसद से यहाँ पर आए होते हैं। उनमें से एक मॉन्क होता है, 2 भाई बहन होते हैं और एक अलग ही बंदा था। और इन तीनों की यहाँ पर आने की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये टाउन भी बहुत जल्द यहाँ पर बर्बाद होने वाला है, क्योंकि पूरे के पूरे विलेज के अंदर जो भी आसमान था वो पूरा का पूरा आसमान वहाँ पर क्रैक होना शुरू हो जाता है। आसमान टूटेगा
जाएगा और हो सकता है कि पूरा विलेज ही खत्म हो जाए। यीज़ुई भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि लग रहा है कि इस विलेज का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, बस कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद ये पूरा विलेज खत्म हो जाएगा, हजारों यहाँ के मासूम लोग मारे जाएंगे। वो बंदा जो होता है उसके पास एक छोटा सा स्टैचू था किसी बीस्ट का। वो जैसे स्टैचू को बाहर निकालता है वो स्टैचू अपने आप को वापस से उसी बीस्ट में बना लेता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। उसी के साथ साथ वो जो मॉन्क होता है उसके पास किसी अलग ही तरह की टेक्निक थी। वो किसी तरह के पवेलियन को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर समन कर लेता है। जो पवेलियन जो था वो यहाँ पर आसपास की पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि ये तीनों फैमिली के लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर जो ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर है उसे ही हासिल करने के लिए आए हैं। लेकिन ये चीज तो बाद ही में कंफर्म होगी कि असल में उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद था। वो बंदा और मॉन्क का जैसे ही काम हो जाता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, तो वो लोग वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उसके बाद बारी थी वो दोनों भाई बहन की। उन लोगों को काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते इस टाउन को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर जो काम करने के लिए आए थे उन्हें तो वो काम करना ही था। वो जो भाई होता है अपनी बहन से कह रहा था कि माना कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो ऑर्डर हमें मास्टर ने दिया है हमें अपना मास्टर का ऑर्डर पूरा करना ही होगा, इसलिए हम जो लेने यहाँ पर आए हैं उसे लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बना लेती है, और वो शील्ड जो था वो अपने अंदर से काफी ज्यादा ऑरा को बाहर निकाल रहा होता है, जो सारा का सारा ऑरा मिलकर किसी तरह का लोटस बनाते हुए एक आर्टिफैक्ट में बदल जाता है। इसलिए वो लड़की वहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को ले लेती है और यही आर्टिफैक्ट लेने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन जितना इन तीनों फैमिली ने यहाँ पर से आर्टिफैक्ट और पावर वगैरह को लिया था उतना ही ज्यादा असर इस टाउन पे पड़ रहा होता है। उनके इस टाउन की अच्छी चीजों को ले जाने की वजह से आसमान और ज्यादा क्रैक होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि अब ये इस विलेज का अंत और ज्यादा नजदीक आ चुका है। विलेज की जो ड्रैगन पावर वाली अपॉर्चुनिटी थी उसे ही इन लोगों ने शायद निकाल लिया होगा। इस वजह से वो विलेज अब और ज्यादा कमजोर हो गया। दूर खड़ी यीज़ुई सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि ये इंसान लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वो उसी स्पिरिचुअल पेड़ के पास आती है जिस पेड़ के पास मास्टर ने पिंगान को भी एक बार लेकर आया था। उस पेड़ ने तोड़कर उसे एक पत्ता दिया था। वहाँ पर आने के बाद यीज़ुई उस पेड़ को ही चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सब यहाँ पर मुझे ही ब्लेम करते हो कि मैं ही हमेशा से गलत थी, लेकिन यहाँ पर के लोग और ज्यादा गलत हैं। हर चीज में मैं ही गलत नहीं हो सकती। न जाने कितने सालों तक के लोगों ने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया, खुद की पावर वगैरह बढ़ाई, वो भी तो मेरी ही वजह से हुआ ना। लेकिन अब यहाँ पर देखो लोगों को तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी ही छीन कर ऐसे ले जा रहे हैं। मैंने इतने लोगों की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को देकर मदद की है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? ये इतनी ज्यादा भयानक सी सजा जिसमें मुझे नौकर बनकर रहना है। इसलिए मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि मैंने तो अपनी तरफ से हर चीज में पूरी अच्छे से करने की कोशिश की है। और यहाँ आप लोग यहाँ पर मुझे एहसान फरामोश कह रहे हैं कि मैंने पिंगान की मदद नहीं की, उसके लिए मुझे यहाँ पर सजा भी दी जा रही है, जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। ये टाउन बर्बाद होने वाला है और इसे बर्बाद होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। अब बचाना है तो बचा लो यहाँ के जितने भी लोग हैं मासूम वाले उन सबको। तब वो जो पेड़ होता है बहुत ही सारे पत्ते तोड़कर वहाँ पर यीज़ुई को दे देता है ताकि यीज़ुई यहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर सके। वहीं पर मास्टर भी खड़े होते हैं जो कि सारी की सारी यीज़ुई की बातें सुन रहे थे कि यहाँ पर यीज़ुई कितना ज्यादा गुस्सा कर रही है। वो वहाँ पर जाने से पहले एक बार फिर से यीज़ुई से कहते हुए जाते हैं कि चाहे सिचुएशन तुम्हें खुद को संभाल कर रखना है, कभी भी अपना गुस्सा दिमाग पे चढ़ने मत देना, इससे में तुम्हारा फायदा है। और इतना कहने के बाद मास्टर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तो यीज़ुई को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तब भी वो उस स्पिरिचुअल ट्री का जितना भी पत्ता होता है उसे खाते हुए वहाँ से निकल जाती है ताकि उस पत्ते की वजह से अपना गुस्सा और अपना पेट दोनों शांत कर सके। दूसरी तरफ पिंगान बेचारा अभी भी वहाँ पर दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है। वो निंगिया उसे कह रहा था कि एक बार प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनकर निंगिया दरवाजा खोलते हुए कहती है, बताओ बताओ क्या मुझे बताना है? यही कहना चाहते हो ना कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं इसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें सिखा दूं ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे पसंद करोगे तो उसके बदले में तुम्हें ट्रेनिंग करना सिखाऊंगी। जिस पर पिंगान कुछ कह तो नहीं पाता, बस वो इतना कह देता है कि नहीं नहीं मैं ऐसी बात नहीं करने वाला था, मैं बस ये कहने वाला था कि हाँ मैं यहाँ पर तैयार हूँ कुछ भी टेक्निक सीखने के लिए, जो भी आप मुझे सिखाओगी मैं वही सीख जाऊंगा। ये सुनकर निंगिया कहती है ठीक है जाओ, तुम्हें माफ किया, आगे से कभी ऐसा मत कहना। इसके बाद वो पिंगान को अपने बाजू में बुलाती है और उसे वो किताब पढ़कर सुना रही थी जिसमें वो टेक्निक और कल्टीवेशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, ताकि पिंगान को समझा सके कि किस तरह से उससे अपनी कल्टीवेशन और टेक्निक वगैरह सीखनी है। उस किताब को पढ़कर निंगिया को ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो कल्टीवेशन है उसके टोटल 9 लेवल है। पहले 9 लेवल को पूरा किया जाएगा, उसके बाद 10वां लेवल आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। शुरुआत के जो 9 लेवल है उन्हें 3 अलग अलग स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होगा बॉडी ट्रेनिंग जिसके अंदर 3 लेवल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद आएगा क्यूआई ट्रेनिंग। क्यूआई ट्रेनिंग के अंदर भी 3 लेवल है, पहला, दूसरा और तीसरा। और उसके बाद
बाद लास्ट में आता है स्पिरिचुअल लेवल। उसके अंदर भी 3 टेक्निक आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली। इस तरह से इन सबको मिलाकर टोटल 9 लेवल बनते हैं। अगर कोई भी इस चीज को सीख ले तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अकेले खड़ा खड़ा पूरी की पूरी आर्मी को वो खत्म कर सकता है। इतनी पावर उसके अंदर आ जाएगी। करीब 30,000 बीस्ट जो होंगे उसकी पावर शुरुआत के 2-4 लेवल के अंदर ही है। अगर 2-4 लेवल ही क्रॉस कर लिया जाए तो बंदे के पास इतनी पावर आ सकती है जितना कि 30,000 बीस्ट के अंदर होगी। तो दोस्तों की जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, पिंगान अकेले ही पूरी की पूरी आर्मी को हरा रहा था, तब शायद उसने 9 लेवल को पूरा का पूरा ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। तभी उसके पास इतनी पावर आई थी कि उसने पूरी आर्मी को हरा दिया था। पिंगान ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि यार ये तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, 9 लेवल को पार करना वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। यहाँ अभी तक कि मुझे एक छोटी सी टेक्निक नहीं आती, मैं 9 लेवल को कैसे क्रॉस करूंगा। निंग्याओ जो होती है उसे वहाँ पर हर एक लेवल को परफॉर्म करके बता रही होती कि किस तरह से उस लेवल के अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। वो किताब को देखती है और किताब के अंदर जिस तरह से भी टेक्निक वगैरह लिखी होती है वो सारी टेक्निक पिंगान को बताया जा रही थी कि फर्स्ट लेवल किस तरह का है और उसमें किस तरह की पावर मिलने वाली है। वो 1 से लेकर 9 तक के पूरे लेवल को वहाँ पर पिंगान को बहुत ही ब्रीफ तरीके में समझा रही थी, क्योंकि पिंगान को वो कल्टीवेशन से जुड़ी हुई किताबें भी पढ़ना नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किस तरह से पढ़ा जाता है। इसलिए निंग्याओ ने सारी किताब को अच्छे से पढ़ा होता है और हर एक 9 लेवल में किस तरह से ब्रेक थ्रू करना है वो सारी की सारी जानकारी वो पिंगान को देते हुए बता रही होती है। ये सारी चीज बताते हुए निंग्याओ यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसे देखकर तो पिंगान हैरान रह जाता है कि मानना पड़ेगा निंग्याओ तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। निंग्याओ को तो कुछ जवाब ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा था कि निंग्याओ इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगी, ये तो कमाल की निकली। इसलिए अब धीरे धीरे उसका भी मन करने लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर निंग्याओ से ट्रेनिंग लूंगा ताकि खुद को भी मैं निंग्याओ जितना ही पावरफुल बना सकूं। निंग्याओ वहाँ पर पिंगान को बता रही होती है कि शुरुआत के 3 लेवल को क्रॉस करने के बाद तुम्हारी मेरिडियन की जो पावर है वो धीरे धीरे करते हुए स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। एक बार अगर तुम्हारे मेरिडियन की पावर स्ट्रॉन्ग हो गई तो उसके बाद जो QI एनर्जी वाला लेवल आएगा उसमें तुम्हारी QI पावर बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, जो कि पहले तुम्हारी बॉडी के पावरफुल होने के बाद ही शुरू होगा। एक बार तुम्हारी बॉडी पावरफुल हो जाए उसके बाद तुम्हारी बॉडी QI पावर को बनाने के लायक हो जाए तब आएगा तुम्हारा स्पिरिचुअल लेवल, जिसमें जाने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर जो है वो बढ़ेगी। इन 9 के 9 लेवल को पूरी तरह से स्टेप में डिवाइड किया गया। तुम चाहे कुछ भी करके एक भी स्टेप को ना आगे ना पीछे कर सकते हो। तुम्हें एक ही लाइन के हिसाब से पूरे के पूरे 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करना है। सीक्वेंस बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। सीक्वेंस बदला तो तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। सबसे ज्यादा मुश्किल तुम्हें 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने में आएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम उसे ब्रेक थ्रू कर ले होते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर आ जाने वाली है। तुम्हारी इतनी मेहनत वहाँ पर वर्थ इट रहेगी अगर तुमने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया तो। इसलिए पिंगान भी अब वहाँ पर मोटिवेट होकर उसी ट्रेनिंग को करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ठीक तरह से उसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जिनके पास एक बंदा आता है जो वहाँ पर आकर उन्हें बता रहा था कि 3 फैमिली के लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर किस लिए आए थे अभी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि वो किसी आर्टिफैक्ट को लेने आए थे और शायद उन्होंने वो आर्टिफैक्ट ले लिया, इस वजह से ये विलेज अब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका है। न जाने आगे चलकर विलेज का क्या होगा, इसलिए हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए कि हम आगे क्या करेंगे। जिस पर मास्टर कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने के लिए कि अब हमें आगे क्या करना है। उसके जाने के बाद मास्टर किसी और के बारे में नहीं बस पिंगान के बारे में ही सोच रहे होते कि अगर यहाँ पर इस विलेज को कुछ हुआ तो पिंगान क्या करेगा। वो तो अभी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि वो खुद को संभाल सके, तो वो यहाँ से जाएगा तो जाएगा कहाँ। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि असल में पिंगान अभी क्या कर रहा है, और जैसे वो पावर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता चलता है कि पिंगान तो यहाँ पर सच में निंग्याओ के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो यहाँ पर ठीक तरह से ट्रेनिंग तो कर नहीं पा रहा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद को पावरफुल बना सके। ये देखकर तो मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह पिंगान तो सच में यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, ये तो कितनी अच्छी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिंगान ने ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग करी तो वो अपने सारे के सारे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेगा। उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं होगी। पिंगान चाहे दुनिया के किस भी कोने में क्यों ना चला जाए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यही सारी चीजें देखकर वहाँ पर मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।